Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting for day 2 of तिरंगा सीरीज और आज पॉलिटी का डे 2 है. सो ज्योग्राफी हमने काफी करी थी. नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू पॉलिटी. कल हमने पॉलिटी का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ चीजें डिस्कवर की. क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का इंग्रेडिएंट, कैसे वो एग्जिस्ट करता है, वो सब डिस्कस किया. आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉलिटी का है उसको कवर करेंगे. इस टॉपिक को कवर करने के लिए आई वुड बी टेकिंग टू क्लासेस या 2 या 3 क्लासेस में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स. सो आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस. सो तिरंगा में जैसे आपको पता है वेरियस जीके के सब्जेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअली so that your concepts become strong and you are able to get great scores in your exam. But before moving ahead, I would just like to pay our tributes from the entire Vardishala community to General Bipin Rawat's family. And wherever he is, he would be looking at us with eyes of hope. And जो उनका vision था, जो उनका sacrifice था, we would never forget and we would try to live up to his ideals with that hope. हमारी भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हम जनरल बिपिन रावत. एंड फ्रॉम वेयर एवर ही इज, he would be looking at us with hope and we also hope to realize the vision that he had for India. So तिरंगा में एग्जाम इज वेरी वेरी क्लोज. 25 दिन रह गए हैं. तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आज से 8:30 बजे प्रचंड द ओनली करंट अफेयर सीरीज यू वुड नीड टू क्रैक योर एग्जाम. So Prachand current affairs series would be starting. Be ready and attend those classes. Next important चीज, आज शाम को 7:30 बजे इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ वर्दी टॉक्स का सेशन है. सो मेक श्योर दैट यू अटेंड इट. जिनको भी मोटिवेशन का इशू आ रहा है कि एग्जाम एकदम पास आ चुका है सर, हम मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, उतना पढ़ नहीं पा रहे, ये सेशन देख लोगे 7:30 बजे वाला. पूरे ऐसा मतलब लबरेज हो जाओगे मोटिवेशन से कि आने वाले 25 दिन रोज 10-12 घंटे पढ़ाई कर लोगे जस्ट बाय वॉचिंग दैट सेशन बिकॉज वी हैव सच अ स्पेशल गेस्ट. हिज प्रेजेंस इज सो इंस्पायरिंग. सो प्रचंड और वर्दी टॉक्स के लिए तैयार है ना? दोज ऑफ यू हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, हाय गाइस, आई एम अक्षय. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, इसके बारे में मौलिक अधिकार हिंदी में जिसको बुलाता है, सोना सबने होता है. हम सब बोलते हैं कि we are living in a free country, we all have certain fundamental rights. So ये essentially fundamental rights है क्या, why are they fundamental and what is so fundamental about them. fundamental मतलब क्या होता है? fundamental मतलब होता है मौलिक, मतलब जो उसका कोर किसी चीज का है, जो बेसिक चीज है किसी चीज की, वो है फंडामेंटल. राइट हम समझते हैं राइट इज अधिकार. ठीक है, सो व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाई आर दे फंडामेंटल. देखो, अधिकार तो आप पे कई सारे अधिकार हैं. वाई आर द फंडामेंटल राइट्स कॉल्ड फंडामेंटल? बिकॉज दे आर फंडामेंटल फॉर एन इंडिविजुअल टू रियलाइज हिज पोटेंशियल. पहली चीज ये फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि इन अधिकारों के बेसिस पे ही आप अपनी जो असली पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर सकते हो. अगर ये राइट्स नहीं होंगे तो आपको आपकी एक्चुअल ह्यूमन पोटेंशियल रियलाइज करने में काफी चैलेंजेस आएंगे. सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल. दूसरा, वाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल? बिकॉज जो अदर राइट्स हैं दे कैन ओनली एग्जिस्ट इफ दीज राइट्स आर अ प्री रिक्विजिट फॉर अदर राइट्स टू एग्जिस्ट. अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, इफ दीज फंडामेंटल राइट्स डोंट एग्जिस्ट, देन इट वुडंट बी पॉसिबल टू फॉर अदर राइट्स टू एग्जिस्ट. ठीक है, और राइट्स क्यों चाहिए? इट इज दीज फंडामेंटल राइट्स दैट सेपरेट अस फ्रॉम अ डिक्टेटरशिप और एनी अदर काइंड ऑफ गवर्नेंस. ये फंडामेंटल राइट्स ही असल में हमें डेमोक्रेसी बनाते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी किंग. ये हमें किसी राजा ने खैरात में नहीं दिए. ये फंडामेंटल राइट्स हमें भगवान ने नहीं दिए. ये फंडामेंटल राइट्स भारत के नागरिकों ने भारत को दिए. और इसकी गारंटी कौन करता है? इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है. और उसको एग्जीक्यूट कौन करवाता है? कोर्ट्स करवाते हैं. यानी ये फंडामेंटल राइट्स ही एक वो चीज है जो हमें एंश्योर करती है कि वी रिमेन अ डेमोक्रेसी इन लेटर एंड स्पिरिट. बिकॉज these rights cannot be snatched away easily and these rights are guaranteed by the Constitution of India. So and they are enforced and ensured by the courts of India. ठीक है, so
फंडामेंटल राइट की क्या सिग्निफिकेंस है? पहला, ये फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमंस को उनकी ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करने में मदद करते हैं। दूसरा, ये फंडामेंटल इसलिए है बिकॉज दे आर द बेसिस ऑन विच वी कैन से दैट वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड दीज राइट्स आर एंश्योर्ड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर अगेन फंडामेंटल। ठीक है, अब ये कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, ये कहां पे है? तो कल मैंने आपको बताया था संविधान एक किताब है, तो उसका जो पार्ट 3 है, उस पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, और आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके अंदर सारे फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स की इंस्पिरेशन कहां से आई? इंस्पिरेशन ये यूएसए का एक बिल ऑफ राइट्स है, उससे हमने इंस्पायर होकर ये फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट अपने देश में इंप्लीमेंट किया, इंस्पायर्ड बाय द यूएसए बिल ऑफ राइट। थोड़े डिफरेंस है, जैसे यूएसए में देयर इज अ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, इंडिया डजंट हैव अ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी नाउ। और भी काफी सारे डिफरेंसेस है, यूएसए में दे हैव अ राइट टू कैरी गन्स एंड आर्म्स, इंडिया डजंट हैव दैट राइट। सो देयर आर अ फ्यू डिफरेंसेस ऑल्सो, बट इंस्पिरेशन एक तरीके से कहां से मिली थी? इंस्पिरेशन यूएसए के बिल ऑफ राइट से मिली थी। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? देखो, वैसे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जितने भी क्लॉजेज हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, ऑल ऑफ देम आर फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस। बट अगर आप ब्रॉडली कैटेगराइज करना चाहो फंडामेंटल राइट्स को, सो दे वर ओरिजिनली 7, नाउ दे आर जस्ट 6। कैसे याद करना है इन्हें? एक एक्रोनिम है, रेफर, सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स। यानी जब भी आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ने बैठो तो सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स को ही खाना, ऐसी कोई खराब सी चीज मत खाना। फंडामेंटल राइट्स तभी समझ आएंगे व्हेन यू हैव रेफर्ड टू सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स। ऐसा विजुअलाइज करो कि आप फंडामेंटल राइट्स की किताब खोलते हो और उसके अंदर से केले और उसके अंदर से कॉर्न, मक्का ये निकल रहा है। फंडामेंटल राइट्स का आंख बंद की, बुक खोली कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत का शोक स्तंभ लगा हुआ है, कवर खोला, पार्ट 3 खोला, और उसके अंदर से क्या निकलता है? मोदी जी, और मोदी जी के हाथ में मक्के का पेड़ ऐसे, और वो आपको कह रहे हैं रेफर सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप। ऐसी माइंड में विजुअलाइज करोगे ना तो चीजें याद रहती हैं। ठीक है, सो द फनियर यू मेक द मोर इजियर इट वुड बी फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक है, सो रेफर सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स। तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू इक्वालिटी, आर इज फॉर राइट। सबसे पहला फंडामेंटल राइट जो हम देखेंगे दैट इज राइट टू इक्वालिटी। देन देयर वुड बी सर्टेन फ्रीडम्स, देन देयर वुड बी right against exploitation. So I would show it here: right to equality, right to freedom, right against exploitation, then freedom of religion. So freedom of religion. Then CE stands for cultural and educational rights. CE stands for cultural and educational rights. PR stands for right to property. ये no more it is a fundamental right. And CR stands for right to constitutional remedies. Okay, so these are the 7 fundamental rights. ऐसे ही याद रखना है, रेफर सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स। तो एफकैट में तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? ओरिजिनली 7 थे, 1 हैज बीन रिमूव्ड, राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। नहीं, दे आर नॉट बर्थ राइट, ये भी एक डिफरेंस है। देखो, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बोलता है कि इंसान जब पैदा होता है तभी से उसके पास फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं, एंड ये फंडामेंटल राइट्स उन्हें गॉड एंडो करता है। वो हमने बोला था ना, दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर क्रिएटेड इक्वल एंड दे आर एंडाउड बाय देयर क्रिएटर्स with certain inalienable rights that among them include life, liberty and the pursuit of happiness. ये यूएसए का बिल ऑफ राइट्स का फंडा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स है ये भगवान ने नहीं दिए, नाइदर दे आर इनएलिएनेबल, दे कैन बी रिमूव्ड, दे कैन बी टेकन अवे, देयर कैन बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बट देयर हैज टू बी अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसके थ्रू वो हो। सो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, सो वी कैनॉट कॉल देम एज बर्थ राइट्स पर से। ठीक है, आई होप नेहा योर डाउट इज क्लियर। ठीक है, सो दिस थिंग इज क्लियर। तो सबसे पहले हमने देख लिया ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, कौन से थे याद रखने अपने को।
अब सिर्फ 6 बचे हैं। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, दिस हैज नाउ बीन मेड एन ऑर्डिनरी लीगल राइट आर्टिकल, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी है, और ये यूपीएससी ने एक बार सवाल भी पूछा हुआ है, दिस इज एन ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नाउ। सो फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, बट देयर आर सम अदर राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो विच आर नॉट फंडामेंटल। सो फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। ओके, मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। अगर कोई और डाउट है तो प्लीज आस्क, आई विल बी बैक इन जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आई होप देयर इज नो डाउट। ठीक है, तो पहली चीज हमने देखी, देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स, 6 आर नाउ एग्जिस्टिंग। दीज फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा एक असल में ब्रिटिश टाइम्स में एक डॉक्यूमेंट था, और उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ब्रिटेन में जो डेमोक्रेसी आई थी, बिकॉज दैट मैग्ना कार्टा इन यूके में एक डॉक्यूमेंट था मैग्ना कार्टा, और उसके बेसिस पे यूके का जो पार्लियामेंट था दैट बिकेम वेरी स्ट्रांग, और उसके थ्रू उन्होंने जो वहां के किंग्स एंड क्वींस थे उनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया एंड सिटीजन्स की पावर को इंक्रीज किया। सो दैट वाज मैग्ना कार्टा। सेम कार्ड फंडामेंटल राइट्स इंडिया में करते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? दे रिस्ट्रिक्ट द स्टेट। अगर आपके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रेन करना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि उसको लेके कोई लॉ बनाया जाए और वो पार्लियामेंट से अप्रूव हो। अगर विदाउट मेकिंग एनी लॉ और विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट अगर आपके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, देन कोर्ट्स उस चीज को स्ट्राइक डाउन कर देंगी, कोर्ट्स उसको रिजेक्ट कर देंगी, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड बाय अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। इवन स्टेट लेजिस्लेचर्स पे भी ये पावर नहीं है, किसी राज्य सरकार पे भी ये पावर नहीं है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करे। सो इसीलिए ये एक तरीके से स्टेट पे रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, ये स्टेट्स को कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स मजबूर भी करते हैं कि वो ऐसे नियम बनाए जो फंडामेंटल के राइट के रियलाइजेशन की तरफ चीजों को पुश करें। सो देयर इज अ फंडामेंटल राइट विच सेज कि अनटचेबिलिटी इंडिया में वुडंट बी प्रैक्टिस्ड। तो ये स्टेट को ये बाउंडेशन देता है कि स्टेट कोई ऐसा नियम बनाए कि जो बंदा अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है उसको पनिशमेंट मिले। सो लार्जली फंडामेंटल राइट्स स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स में एनक्रोच ना करे। दूसरा, ये स्टेट्स को पुश भी करते हैं कि वो कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जिससे इंडिविजुअल्स अपने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से इंजॉय कर पाए। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। 10-15 घंटे किस चीज के बेटा आदित्य? आई कुडंट गेट द क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ठीक है। यस, किंग जॉन के टाइम पे मैग्ना कार्टा वाज स्टार्टेड। सो दिस मच फंडा इज क्लियर कि क्या है, व्हाई आर दे फंडामेंटल, स्टेट को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और एक और यहां पे सवाल आता है, फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस है? राइट क्या है? एक और मैं फिलोसफिकल इशू बता देता हूं, बिकॉज सीडीएस में प्रीवियस मैंने कुछ सालों से देखा है, दे आर आस्किंग फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। तो देखो, अगर कोई भी अधिकार है, अधिकार और जिम्मेदारियां एक सिक्के के दो पहलू हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इफ यू हैव अ राइट, देन इट इंप्लाइज समबडी हैज अ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दैट राइट। जैसे अगर आप पे फंडामेंटल राइट है, लेट्स से यू हैव राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 सब जानते हैं, लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। ठीक है, देन देयर इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये राष्ट्र जो सत्ता है उसकी ये जिम्मेवारी है, ड्यूटी है कि वो एंश्योर करे दैट यू आर एबल टू एंजॉय दिस राइट। इसीलिए स्टेट एंश्योर करेगी कि आपकी लाइफ कोई आके कोई डकैत ना मार दे, आपको कोई डाका ना डाल दे। इसीलिए वी हैव द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पुलिस, बिकॉज सो दैट यू कैन एंजॉय योर आर्टिकल 21। So right implies duties. Similarly, if you have a right, you also have a duty to give and accommodate somebody else to have that right. So if you have the fundamental right to religion, right to practice, propagate and profess your religion, then you should simultaneously have the capacity to allow others to enjoy that right.
सो राइट के ये दो डायमेंशंस थोड़े जरूरी हैं समझना कि राइट का मतलब क्या है। आपका एक राइट है, इसका मतलब एक ड्यूटी स्टेट की है कि वो इंश्योर करवाए कि आप वो राइट एंजॉय कर सको। दूसरा, आपका कोई राइट है, इसका मतलब यह है कि आप वो सेम राइट कंसीड करो कि दूसरा पर्सन भी इंजॉय कर सके। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ मतलब 10 घंटे तो आदित्य यार, आप 25 दिन बचे हैं, 10 घंटे पढ़ना तो बनता है अपना। ठीक है, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। इफ दिस मच इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड। यस बिल्कुल, जैसे यू हैव द राइट टू अटेंड द सेशन, यू ऑल्सो हैव अ ड्यूटी टू एंश्योर एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ द क्लास। सो असेंशली राइट्स एंड ड्यूटीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सूरज। ओके ठीक है। सो बेसिक आइडिया समझ लिया। अब राइट्स के टाइप एक मैं जो आपको बता रहा था, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, देन देयर आर सम थिंग्स विच आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, then there are some things which are called as legal rights, then there are some things which are called as customary rights। ये सब समझने के लिए बता रहा हूं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आगे चल के आपको कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत ना है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक बड़ी कैटेगरी है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा जुकाम हो गया यार मुझे। तो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दीज आर फंडामेंटल राइट। तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, बट सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट लिखा हुआ है, बी इट इन एनी पार्ट, जैसे पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स लिखे हैं उनको हमने फंडामेंटल राइट्स दे दिया नाम। ऐसे आर्टिकल 300A में जो राइट लिखा है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। देन लीगल राइट्स, लीगल राइट्स वो राइट्स होंगे जो ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखे हुए हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है। पार्लियामेंट हैज मेड अ लॉ टू एंश्योर दैट लीगल राइट इज देयर एंड इट इज प्रोटेक्टेड। जैसे राइट ऑफ ट्रांसजेंडर्स, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक बिल अभी चल रहा है। सो दैट इज अ लीगल राइट जो ट्रांसजेंडर्स को दिया जा रहा है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इंटरप्रेट किया कि दे हैव फंडामेंटल राइट सर्टेन, बट लीगली उसको एनफोर्स करने के लिए एक लीगल राइट बनाया गया, राइट टू ट्रांसजेंडर्स का बिल पास करके। ठीक है, कस्टमरी वो राइट्स होते हैं जो ट्रेडिशन के बेसिस पे चल रहे होते हैं, उसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं होती। जैसे आपके पिता का आप पे अधिकार, आपका पिताजी आपको प्यार में एक चपेट मार दिया, ठीक है। सो ऐसा उनको कोई लीगल राइट नहीं है थप्पड़ मारने का, बट सदा से चला आ रहा है, प्रथा चली आ रही है कि पिताजी ने मारा, तो आप वो एक उनका क्या है, कस्टमरी अधिकार है। सो दैट हैज नो लीगल सैंक्टिटी। कल को पिताजी ये नहीं बोल सकते कोर्ट में जाके आपके कि अरे ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है या मेरा मौलिक अधिकार है या मेरा संविधानिक अधिकार है कि मैं अपने बेटे को थप्पड़ मारूं। नहीं, दैट इज अ कस्टमरी राइट, दे हैव नो लीगल बैकिंग। ठीक है, सो आई होप टाइप्स ऑफ राइट्स क्लियर हो गए। सबसे हाईएस्ट पेडेस्टल पे इन पे से कौन से प्लेस्ड होते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, देन लीगल, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे कौन से होते हैं? कस्टमरी राइट्स। ओके, सो राइट्स के टाइप्स देख लिए, समझ लिया क्या है राइट्स। ओके ठीक है। सो ये, हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी जो ओरिजिनली फंडामेंटल राइट था बट देन बिकेम अ लीगल राइट, दिस वाज डन वाया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। एंड एक्चुअली उसी टाइम पे यू वुड सी अलॉट मेनी चेंजेस, जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट है राइट टू प्रॉपर्टी को किस आर्टिकल से अमेंडमेंट से डिलीट किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978, एंड इट वाज मेड अ ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फंडामेंटल राइट से क्या फायदे होते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, ऑथोरिटेरियनिज्म तानाशाही को अवॉइड करवाते हैं, इंश्योर करते हैं कि कोई डेस्पॉट रिजीम ना आ जाए, कोई नॉर्थ कोरिया ना बन जाए भारत, फंडामेंटल राइट से इंश्योर करवाएंगे। ये लिमिटेशंस लगाते हैं लेजिस्लेचर पे यानी पार्लियामेंट पे और एग्जीक्यूटिव पे। जैसे जो पार्लियामेंट अगर फंडामेंटल राइट को आपके रिस्ट्रिक्ट भी करेगा, वो सिर्फ उतना ही रिस्ट्रिक्ट कर सकता है जितना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउ करे, उससे ज्यादा वो भी पार्लियामेंट भी आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। सो एसेंशियली फंडामेंटल राइट्स एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे होते हैं इन पे। सो कौन से फंडामेंटल राइट्स है हमने देख लिया। कीवर्ड भी आई होप सबको याद हो गया है कि किसके थ्रू याद रखना है, रेफर सेंट्रली प्रोड्यूस क्रॉप्स। तो ये भी एक सबसे पहली चीज जो याद होनी चाहिए।
right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, constitutional and cultural and educational rights, right to property and right to constitutional remedies. ये प्रॉपर्टी वाला खत्म हो चुका है. आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी कितने से कितने में, ये एक एक करके हम सारे आर्टिकल्स देखेंगे, देन थिंग्स वुड बिकम मच मोर क्लियर. बट मोटा मोटा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं दे डील विद राइट टू इक्वालिटी ब्रॉडली. सो हमने देखा था पार्ट 3 है 12 से लेके 35 तक. तो 12 और 13 क्या है वो अभी बताऊंगा. बट जो राइट्स असल में शुरू होते हैं वो 14 और 18, 14 से 18 के बीच में इक्वालिटी, 19 से 22 के बीच में है राइट टू फ्रीडम, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, फ्रीडम टू रिलीजन 25, 26, 27, 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल 29-30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32. आर्टिकल 31A, 31B, 31C क्या है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो ये फंडामेंटल राइट्स किसको मिलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है. ये फंडामेंटल राइट्स किनके लिए एंड हु आर द पीपल हु आर एलिजिबल टू एंजॉय दोज राइट्स. ठीक है. सो यस मैं थोड़ा क्लियर करता हूं. सो हु आर द पीपल जिनको ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है. सो ये फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, जो भारत के नागरिक हैं उनको भी अवेलेबल है. दे सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स ऑल्सो, जो भारत के नागरिक नहीं भी हैं बट भारत में आए हुए हैं. सपोज देयर इज अ लेट से कोई यूएस का बंदा है, वो इस्कॉन का भक्त बन गया है और अब इंडिया में रह रहा है. तो ऑल्दो सिटीजन तो वो अपने यूएस का ही होगा बट इंडिया में रह रहा है, तो क्या उसको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे? आंसर इज यस. सपोज अक्षय कुमार है, तो अक्षय कुमार को और अदनान सामी में ज्यादा राइट्स किसे मिलेंगे बताओ? अक्षय कुमार और अदनान सामी में से ज्यादा राइट किसको मिलेंगे? क्विकली टेल मी. नहीं बेटा, अक्षय कुमार को नहीं मिलेंगे. जो लोग अक्षय कुमार बोल रहे हैं, अक्षय कुमार इज अ कैनेडियन सिटीजन. यही गलती खा गए. जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता. ठीक है. अक्षय कुमार इज अ कैनेडियन सिटीजन. अदनान सामी हैज टेकन इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है. तो अदनान सामी वुड एंजॉय मोर फंडामेंटल राइट्स देन अक्षय कुमार. ठीक है. ऑल्दो बोथ वुड एंजॉय सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. सो दिस थिंग इज क्लियर. सो वो कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं? सो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. 15, 16, 19, 29, 30. These are the rights that are only available to citizen. क्या ये राइट्स हैं ये मैं आगे बताऊंगा. बट ये ऐसा क्यों है, ये फॉरेनर्स को क्यों नहीं दिए जाते? द रीजन इज बिकॉज ये इंडिया की रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं एंड एक कंट्री की रिसोर्सेज पे फर्स्ट क्लेम उसके सिटीजन्स का होना चाहिए. दैट इज द आर्ग्यूमेंट दैट द गवर्नमेंट गेव ड्यूरिंग द रोहिंग्या क्राइसिस. तो जब रोहिंग्याज इंडिया में आ रहे थे और कोर्ट में मामला गया तो इंडिया ने बोला हाँ हम मदद करना चाहते हैं, हम मानते हैं वो बहुत ही परेशान समुदाय है, वो काफी परेशान हो चुके हैं, बट उन्होंने बोला कि हमारे देश की जो राष्ट्र की रिसोर्सेज है उन पे पहला हक हमारे देश के नागरिकों का है. सो दैट इज वाई फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे आप आउटसाइडर्स या फॉरेनर्स को नहीं दे सकते. दीज आर द राइट्स दैट यू कैनॉट गिव टू द फॉरेनर्स, दे आर ओनली फॉर द सिटीजन्स. देन देयर आर सर्टेन राइट्स जो आप फॉरेनर्स को भी दोगे, बाकी बचे जितने भी राइट्स हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दीज जितने भी आर्टिकल्स हैं 12 से लेकर 35 के बीच में, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स. बट सिर्फ उन फॉरेनर्स को जो नॉन एनिमी कंट्रीज हैं. अब जैसे पाकिस्तान को अगर इंडिया कल को एनिमी कंट्री घोषित कर दे, किसी देश को अगर इंडिया एनिमी कंट्री घोषित कर दे, तब उस राष्ट्र के नागरिकों के लिए, उस देश के एलियंस के लिए वी वुडंट बी हैविंग एनी फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. ठीक है. सो दिस थिंग इज क्लियर. ओनली टू इंडियन सिटीजन्स कौन से हैं, फॉरेनर्स के लिए कौन से अवेलेबल हैं. ठीक है. देन सम ऑफ द राइट्स, जैसे हमने बोला कि मेजोरिटी ऑफ द राइट्स जो है वो स्टेट के अगेंस्ट है, बट कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो सिटीजन्स के अगेंस्ट है. बिकॉज मेरा ये अगर एक फंडामेंटल राइट है तो मेरी ये भी ड्यूटी है कि मैं इंश्योर करूं दूसरे वो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर पाए. सो आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, 24 एंड 32.
32 में सिर्फ हेबियस कॉर्पस क्या होता है ये सब हम आगे समझेंगे, बट दीज आर अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन ऑल्सो। तो आर्टिकल 17 इज अनटचेबिलिटी। जैसे तो अनटचेबिलिटी स्टॉप करना सिर्फ स्टेट की ही जिम्मेवारी नहीं है, इट इज अगर कोई इंसान प्राइवेट पर्सन भी कोई, अगर आपका पड़ोसी आपके साथ कोई जातीय तौर पे भेदभाव करता है तो यू कैन गो टू कोर्ट एंड से दैट दिस पर्सन इज वायलेटिंग माय फंडामेंटल राइट। भले ही आप किसी के घर गए, सपोज यू वेंट टू समबडीज होम एंड दैट पर्सन डिडंट सर्व यू इन द सेम प्लेट एज ही इज ईटिंग एंड ही सेड कि यार नहीं तुम अछूत और हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकते, यू कैन डायरेक्टली गो एंड कंप्लेन टू द कोर्ट्स कि ये पर्सन मुझे मेरा फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं, देन कोर्ट वुड टेक एक्शन। सो फंडामेंटल राइट्स ना सिर्फ स्टेट, अगर कल को स्टेट डिस्क्रिमिनेट करे, गवर्नमेंट बोले कि यार जॉब्स में सिर्फ हम एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को ही रिक्रूट करेंगे, औरों को नहीं करेंगे, बिकॉज उस जात के लोग अछूत हैं, उनको हम कांटेक्ट में नहीं ला सकते पब्लिक के। अगर स्टेट ऐसा बोलती है, कोई सरकार जॉब वैकेंसी में ऐसी रिस्ट्रिक्शन डालती है, देन तब आप कोर्ट जा सकते हो, बिकॉज देन इट इज अगेन वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट। अगर कोई इंसान ऐसा बोले कि तुम हमारे साथ खाना नहीं खा सकते, अलग जाके बैठो क्योंकि तुम अछूत हो, तब भी आप जा सकते हो, बिकॉज 15, 17, 23, 24 एंड 32 स्पेशली हेबियस कॉर्पस दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द सिटीजन एज वेल। ठीक है, प्राइवेट सिटीजन मतलब जो पब्लिक अथॉरिटी ना हो, जो सरकार के पैसों से ना चल रहा हो, कोई प्राइवेट सिटीजन हो, जैसे कोई दुकानदार है तो उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, अगर वो बोले कि मैं तुम्हें सामान नहीं बेचूंगा क्योंकि तुम अछूत हो, तो हम कोर्ट जा सकते हो और बोल सकते हो कि ये मेरा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। आगे बढ़े। यस, जो कुश कालरा वाला केस था वो हम आगे देखेंगे, अभी जो एनडीए में लड़कियों की एंट्री थी वो भी डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वालिटी वाले टाइम में। ठीक है, सो एक बेसिक आइडिया सबको हो गया फंडामेंटल राइट क्या है। पहली चीज, अब इसके कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ऐसा नहीं है कि यू हैव अनलिमिटेड फंडामेंटल राइट्स, दे आर क्वालिफाइड, इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अगर मैं बोलूं अब यू हैव राइट टू फ्री स्पीच, अगर मैं बोल दूं आप पे फ्री स्पीच का मौलिक अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क चलते फिर झंडे को गाली देने लग जाएं, तिरंगे को गाली देने लग जाएं, हमारे स्टेट के वेरियस इंस्टीट्यूशंस को गाली देने लग जाएं। फ्री स्पीच तो है, आप पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट इट ऑल्सो includes certain reasonable restrictions, that you cannot say something which leads to contempt of court, you cannot say something which violates our relations with friendly neighboring countries, you cannot say something, ठीक है, तो ये काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है दैट वायलेट्स द पब्लिक ऑर्डर। तो ये अभी रिस्ट्रिक्शंस मैं बताऊंगा आगे जब एक एक आर्टिकल वाइज चलेंगे, बट असेंशियली पहली चीज फंडामेंटल राइट्स क्या एब्सोल्यूट है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड, उन पर रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसा मैंने बोला, ये स्टेट का आर्बिट्री एक्शन चेक करते हैं, अगर आपको लगता है स्टेट आपके साथ भेदभाव कर रही है, यू कैन गो टू द कोर्ट्स एंड गेट देम एग्जीक्यूटेड, बट कुछ कुछ इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है। ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इन कैरेक्टर है, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं स्टेट को कि स्टेट ऐसा ना करे, बट कुछ पॉजिटिव नेचर के भी हैं जो बोलते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है, तो वो स्टेट को ये दायित्व जिम्मेदारी देता है कि वो इंश्योर करे कि हर एक बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र का है उसको शिक्षा का अधिकार हो, वो स्कूल को एक्सेस कर पाए। सो ज्यादातर स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि स्टेट आपसे ये चीज नहीं छीन सकती, स्टेट आपसे बोलने की आजादी नहीं छीन सकती, स्टेट आपसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की आजादी नहीं छीन सकती, स्टेट आपसे आपके धर्म को फॉलो करने की आजादी नहीं छीन सकती। बट कुछ पॉजिटिव भी है, स्टेट इंश्योर करेगी कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिले, स्टेट इंश्योर करेगी कि किसी के साथ छुआछूत ना हो। ठीक है, दे आर जस्टिशिएबल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। अगर ये राइट्स आपके वायलेट होते हैं, यू कैन डायरेक्टली गो टू द हायर कोर्ट्स, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली इन राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए। ठीक है, अगर आपका ऑर्डिनरी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या ऑर्डिनरी कोई लीगल राइट है, तब उनको एनफोर्स कराने के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, बट फंडामेंटल राइट्स को आप एनफोर्स कराने के लिए यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यू कैन मूव अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट यू कैन मूव अंडर आर्टिकल 226, ये दोनों याद होने चाहिए। दिस इज आर्टिकल 32, अभी हमने देखा था, दिस वाज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संविधान हमें क्या क्या
इलाज देता है अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट ना कर पा रहे हो, तो वो इलाज इस आर्टिकल में बताए गए हैं। ठीक है, ओके, सो दिस मच इज क्लियर। जैसा मैंने बोला, ये परमानेंट नहीं है, इनको चेंज किया जा सकता है। अगर कोई बोले कि फंडामेंटल राइट चेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट, नहीं, पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, प्रोवाइडेड वो बेसिक स्ट्रक्चर की, जो हम कल हमने बात की थी केशवानंद भारती केस में, वो बेसिक स्ट्रक्चर जब तक वायलेट ना हो तब तक फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है। दे आर नॉट परमानेंट और सैक्रोसेंट। ठीक है, हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। सो हमने फंडामेंटल राइट्स का बेसिक समझ लिया क्या है, बट आज जो आपके लिए मोटिवेशन इंस्पिरेशन की क्लास है इंस्टाग्राम लाइव पे 7:30 बजे, उसमें हमारे गेस्ट जो है, जो एक तरीके से प्रचंड का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, दैट इज लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर, इंडियन नेवी के आप सबके चहीते। सो ही वुड बी कमिंग लाइव टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू नो हिम, सो मेक श्योर एंड एंश्योर दैट यू आर इन द सेशन। ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द इंडियन फोर्सेस, एंड आज बिपिन रावत साहब की बर्थ एनिवर्सरी भी है, सो उसको भी सेलिब्रेट करते हुए एंड प्रचंड को इनॉग्रेट करने के लिए वी हैव आस्क्ड विजय नायर सर टू कम। इंडियन नेवी के वॉर वेटरन, आप फिट इंडिया के एम्बेसडर भी हैं और काफी सारे बुक्स के ऑथर भी हैं। वॉर वेटरन है वेरियस नेवल ऑपरेशंस में। कारगिल के टाइम सर टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्कोस में भी सर के कैंप्स में वर्क कर चुके हैं। उसके अलावा भी सर ने काफी सारे एंड्योरेंस रन करते हैं। सर इज लाइक एन अल्ट्रा मैराथनर, 40-40 किलोमीटर की रन्स मारते हैं। ठीक है, सो ही वुड बी मोटिवेटिंग यू कि व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप हिम मूविंग। मतलब आप देख के अंदाजा नहीं लगा जा सकते दैट ही इज समबडी हु इज 40+ इन एज। He is so motivated and so enthusiastic. So that's the session with sir. Make sure you attend this session. It would be happening on Instagram live. So go and join the Instagram channel. ठीक है, so this much is clear. अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या ये सस्पेंड हो सकते हैं? क्या इनको हम रोक सकते हैं इनके एग्जीक्यूशन को? आंसर इज यस। किनको नहीं रोक सकते? आर्टिकल 20 और 21, इवन इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी दीज आर्टिकल्स कैनॉट बी टेकन अवे। नेशनल इमरजेंसी, चाहे कोई सी भी इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो लेते ही नहीं है। नेशनल इमरजेंसी अगर किसी भी ग्राउंड पे लगी हो, इमरजेंसी यानी ऐसी सिचुएशन जब आपके जो नॉर्मल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें हैं वो सेम लेवल पे नहीं की जा सकती, एंड वी नीड अ बिग चेंज टू कर्टेल अ सिचुएशन, दैट इज द टाइम जब इमरजेंसी लगाई जाती है। सो इमरजेंसी के टाइम पे आप सारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बट 20 और 21 नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो आर्टिकल 19 है वो भी आप तब कर सकते हो जब नेशनल इमरजेंसी जो लगी हो वो आपकी एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे लगी हो, यानी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लगी हो। आर्म्ड रेबेलियन या इंटरनल डिस्टर्बेंस जो पहले एक प्रोविजन होता था, उसके बेसिस पे आप आर्टिकल 19 को भी नहीं ले सकते। 2021 तो चाहे नेशनल इमरजेंसी किसी भी बेसिस पे लगी हो, आप तब भी नहीं ले सकते। सो दो फंडामेंटल राइट जो कभी भी नहीं छीने जा सकते आपसे, वो है आर्टिकल 20 और 21। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे रिस्ट्रेन उनको किया जा सकता है, दे कैन बी सस्पेंडेड, बट नॉट 2021। दिस इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 19 भी सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में ही सस्पेंड किया जाएगा, और वो होगा जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी एक्सटर्नल ग्राउंड पे। अगर इंटरनल ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है, देन 19 वुड स्टिल बी इन एग्जिस्टेंस। नेशनल इमरजेंसी वॉर के ग्राउंड पे अगर लग रही है या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लग रही है, ये इमरजेंसी का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे इन सब चीजों की, बट दिस इज द आइडिया 2021। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं आर्टिकल 31A, 31B, 31C। ये एसेंशियली क्या है, ये बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे हार्मोनाइज किया जाए डीपीएसपी के साथ, कौन से एरियाज को हम फंडामेंटल राइट्स के परव्यू लेंस ऑफ फंडामेंटल राइट के स्क्रूटनी से बाहर रख सकते हैं। ये चीजें 31A, 31B, 31C में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल सी से लिंक्ड है, जब वहां पे पहुंचेंगे फाइनली तब देखेंगे 31 उन आर्टिकल्स में। मार्शल लॉ जब किसी एरिया में फोर्स में है तो उस एरिया में भी उनकी एप्लीकेशन फंडामेंटल राइट्स की रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है।
अब जैसे ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स जो है वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, आप कोर्ट जाके बोल सकते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स दीजिए और कोर्ट देगा। बट कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसके लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना होगा। किसी भी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए राइट बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट पे है। स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द पावर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे अनटचेबिलिटी को एनफोर्स करवाने के लिए, उसके एक्ट को, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को करवाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट आया 1989 का, ठीक है। आर्टिकल 21A को इंप्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन आया, ठीक है। सो ऑल दोज एक्ट्स वर इनेक्टेड टू एनफोर्स गेट दीज फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स। सो आर्टिकल 12 क्या है? सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट के अगर चैप्टर हम खोलते हैं तो सबसे पहला जो आता है दैट इज पार्ट 3। पार्ट 3 का जो पहला ही आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या करता है? स्टेट को डिफाइन करता है। बिकॉज हम देखेंगे हर एक आर्टिकल में जो आगे आएगा 35 तक, फिर डीपीएसपीज में भी एक वर्ड यूज होगा स्टेट। स्टेट शैल इंश्योर, स्टेट शैल डू। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या है? स्टेट की डेफिनेशन में सब कुछ आ जाता है। यूनियन गवर्नमेंट आ जाएगी, तो बीट द प्राइम मिनिस्टर, बीट द प्रेसिडेंट, बीट द गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का चीफ मिनिस्टर, स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स वो भी आ जाएंगे। लोकल अथॉरिटीज तो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, उनके ऑफिशियल्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। लेजिस्लेचर्स यानी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलएज, एमएलसीज वो भी आ जाएंगे। वेरियस पीएसयूज, ओएनजीसी, गेल, सेल, ऑल दीज पीएसयूज वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। वेरियस अथॉरिटीज, और भी जितनी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो आपके कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी इसके अंदर आ जाएगी। क्या चीज नहीं आती स्टेट की डेफिनेशन में? अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। सपोज रिलायंस है तो रिलायंस वुडेंट बी कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। जुडिशरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशरी इज नॉट कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, जुडिशरी भी स्टेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये कई बार बच्चे गलती में अगर पूछ दिया जाए आपसे कि कौन सा स्टेट का पार्ट है, तो जनरली बच्चे सोच लेते हैं जुडिशरी पार्ट है, तो आंसर इज जुडिशरी इज नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है वो इप्सो फैक्टो नलिफाई हो जाएगा, इट वुड बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट, ठीक है। सो कोई भी ऐसा कानून जो सरकार बनाती है जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहा है, तो इट वुड बिकम नल एंड वॉइड, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी पे ये पावर है कि वो कोई भी नियम पार्लियामेंट बनाए, उस नियम को चेक करे कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर वो नियम फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी पे ये शक्ति है कि वो उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दे, कैंसिल कर दे। ऐसा जुडिशरी ने करा है कई सारे नियमों के लिए। जैसे किस किस में जुडिशरी ने ऐसा किया है, किस किस चीजों में जुडिशरी ने ऐसा किया, कोई बता सकता है? एक दो नियम जब जुडिशरी ने किसी पार्लियामेंट के लॉ को स्ट्राइक डाउन किया हो। सो एक एक्ट पार्लियामेंट लेके आया था एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल। सो उसको जुडिशरी ने स्ट्राइक डाउन किया बिकॉज बोला कि इट इज वायलेटिव ऑफ नॉट जस्ट द फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जुडिशियल इंडिपेंडेंस के प्रोविजन को भी वो वायलेट करता है। तो कोर्ट्स स्ट्राइक डाउन मेनी सच लॉज, ठीक है। और यहां जो लॉ की डेफिनेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी वाइड। लॉ के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। पार्लियामेंट ने कोई नियम बनाया वो, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई नियम बनाया वो, कोई ऑर्डिनेंस, अगर हम सब जानते हैं जब सेशन पार्लियामेंट का नहीं होता तो प्रेसिडेंट और गवर्नर पे ये पावर होती है कि इमरजेंसी सिचुएशन समझते हुए वो खुद से कोई नियम पास कर दें और बाद में जब पार्लियामेंट लगे तब उसे अप्रूव करा ले, उसको अध्यादेश या ऑर्डिनेंस बोलते हैं। सो ऑर्डिनेंसेस भी लॉ की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अगर कोई चीज कन्वेंशन से चलती आ रही है, ट्रेडिशन से चलती आ रही है, उसको भी आप इस पैरामीटर पे चेक करवा सकते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अब ऐसा है कि पार्लियामेंट तो सारे नियम बनाता नहीं है, पार्लियामेंट तो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बना देगा, एक ब्रॉड खाका तैयार कर देगा, स्केलेटन दे देगा, उसमें जो फ्लैश एंड मीट डालना है, जो रूल्स हैं उसके, वो सारे रूल्स तो सरकार बनाती है। ऑल दोज रूल्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट।
सो दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जैसे आपको पता होगा आधार एक्ट जो था, आधार एक्ट तो पार्लियामेंट ने पास किया था 2016 में, बट आधार एक्ट के अंदर जो लॉ नियम बनाए गए थे विच आर कॉल्ड एज रूल्स प्रोसीजर्स, दे आर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो गवर्नमेंट बनाती है। तो आधार का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे जुडिशियल रिव्यू के बेसिस पे उन सारे काफी सारे रूल्स को चेंज किया। सिमिलरली आप देखोगे आईटी रूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स थे, तो उनको भी कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A जो था उसको रीड डाउन करा, ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी लॉज की डेफिनेशन में आएंगे, यानी जो पार्लियामेंट खुद से ना बनाए, सरकार को जिम्मेवारी दे दे कि आप अपने लेवल पे इसको बना लो, ठीक है। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि लॉ के अंदर पर्सनल लॉज नहीं आएंगे। तो ये जो आपका शरिया एक्ट है, जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द लॉ की डेफिनेशन। तो जुडिशियल रिव्यू इन लॉज पे इसलिए नहीं हो सकता दैट दे आर वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट। सपोज अगर शरिया एक्ट ये कह रहा है, कुछ ऐसी चीज कह रहा है, लेट्स से विच इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट इन सम फॉर्म, तो यू कैनॉट गो एंड चैलेंज इट कि दिस लॉ शुड बी रिजेक्टेड बिकॉज इट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13। अगर कोई पर्सनल लॉ है, सपोज किसी एक रिलीजन का कोई एक पर्टिकुलर लॉ है, वो कुछ चीज कहता है, तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि ये रिलीजन का ये वाला नियम ना फॉलो किया जाए बिकॉज ये मेरे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी काफी कंसेप्चुअली चीज इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं असली राइट टू इक्वालिटी वाले प्रोविजंस पे। राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमने देखा था आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक वेरियस आर्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। अच्छा, इक्वालिटी कोई बात नहीं, इक्वालिटी वी वुड डू इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज अदरवाइज क्लास काफी लेंदी हो जाएगी। तो मैं आज ही दूसरा पार्ट भी ले लूंगा इसका 14 से 18 का, सो दैट आपको एक क्लास में काफी ज्यादा वेट फील ना हो, ठीक है। छोटी क्लास रखेंगे सो दैट मेनी स्टूडेंट्स डोंट वॉच द एंटायर क्लासेस, तो इसलिए वी वुड रिड्यूस द लेंथ ऑफ द क्लास, ठीक है। सो दैट्स ऑल आज के लिए। अभी सेकंड क्लास लूंगा जिसमें 14 से 18 इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। आई वुड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एज अ लॉट ऑफ यू आर डिमांडिंग, बट अगेन राइट्स और ड्यूटीज आप सबको पता है एक दूसरे के पूरक हैं, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है सेशन को शेयर करना। और रात को 8:30 बजे यूट्यूब पे प्रचंड लाइव होने वाली है, मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट बिकॉज प्रचंड वुड एंश्योर कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आप उन सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर पाए, ठीक है। अभी थोड़ी देर में यार लंच के अराउंड आई वुड उत्कर्ष में नोटिफिकेशन डाल दूंगा, यू कैन अटेंड द क्लास। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, कीप स्टडिंग।